हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष मेहर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत इलेक्शन कमीशन के बारे में। जो पिछले वीडियो में हमने जान लिया कि आयोग क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं और किन किन आयोगों को अपन ने पढ़ना है। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूनिट नंबर 10, इसके बारे में अभी इसको अपन कवर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग जो संविधान के भाग 15 में वर्णित है, 15 में। इसका परिचय देख लेते हैं अपन। भारत के संघ और राज्य क्षेत्रों में चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था को दी गई उसे निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में उल्लेख है। 324, 329। चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाली एक संस्था है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। समाचार पन्नों से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी की मनीला में हुई बैठक में भारत निर्वाचन आयोग को 2022 से लेकर 2024 तक के लिए AAEA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग की संरचना देख लेते हैं हम। चुनाव आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली जो देश की राजधानी है। 1950 से 1989 तक ये सिर्फ एक सदस्यीय निकाय था, जिसके बाद में 1989 से 1990 तक ये 3 सदस्यीय निकाय हो गया। 1990 से 1993 ये एक सदस्यीय निकाय था, जिसके बाद में 1993 ये अब 3 सदस्यीय निकाय है। वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जो 25 नंबर के हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एवं कार्यकाल। मुख्य निर्वाचन आयुक्त IAS रैंक का अधिकारी होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री। इसके बाद में इसमें अपन विपक्ष का नेता जो होते हैं, इन लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कौन बनेगा। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा वहां तक होगा। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। जिस एक बार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी है तो उसकी जो सेवाएं कार्यकाल है उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनके चलते हैं वेतन और भत्तों पे चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। 2018 से इनका वेतन 2.5 लाख प्रति माह है। निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का वर्णन संविधान में उल्लेखित नहीं है। अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग नियुक्ति और चुनाव से संबंधित कार्य, दायित्व, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 मतदान और मतदाता सूची तैयार करने संबंधी नियम और प्रावधान बनाएगा अनुच्छेद 324 के तहत। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। जो वोट देने का अधिकार, मतलब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वोट देने का अधिकार। 327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति। विधायिका के द्वारा चुनाव के संबंध में कानून भी बनाया जा सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक।
इसके बाद में इनका त्याग पत्र एवं हटाना। चुनाव आयोग को मुख्य आयुक्त और अन्य नियुक्त चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया जाता है, तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। पद से हटाने के लिए निम्न आधार हो सकते हैं: साबित कदाचार या असमर्थता, दिवालिया घोषित हो गया हो, पदावधि के दौरान वह अन्य स्थान पर नियोजन कर रहा हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया: संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का कुल 1/3 सदस्यों के विशेष बहुमत से आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% मतदान होना चाहिए। ये प्रक्रिया महाभियोग की है, परंतु इस शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए नहीं। सदन में जो टोटल 542 समथिंग अराउंड अभी जो इलेक्शन हुए हैं, इसका 50% मतलब वोट होना चाहिए, तभी सदस्य को हटा सकते हैं अपन, नहीं तो नहीं। चुनाव आयोग के कार्य एवं शक्तियां: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं विधान मंडल के चुनाव कराना, चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना जो 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना के अनुसार संभव है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को विशेष चुनाव चिन्ह प्रदान करना, मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों के आचार संहिता तैयार करना, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना, संसद या विधायक योग्यता के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी की नियुक्ति करना। समाचार पन्नों से 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। भारत के निर्वाचन से संबंधित आयुक्तों की सूची देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट थे अपने सुकुमार सेन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रथम सुकुमार सेन थे। के सुंदरम थे सेकंड, पी सेन थे थर्ड, डॉक्टर नागेंद्र, डी स्वामीनाथन पांचवे, टी स्वामीनाथन, छठे एस.एल. शकदर, सातवें आर.के. त्रिवेदी, आठवें बी.आर.बी.एस. पेरी शास्त्री, जिसके बाद में श्रीमती वी.एस. रमा देवी। भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो प्रथम महिला रही है श्रीमती वी.एस. रमा देवी। टी.एन. शेषन, मनोहर सिंह गिल, जे.एम. लिंगदो, टी.एस. कृष्णामूर्ति, बी.बी. टंडन, एन. गोपाल स्वामी, नवीन चावला, शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी, बी.एस. संपत, एच.एस. ब्रह्मा, नसीम जेदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, राजीव कुमार। इसके बाद में अपन यहाँ पे चलते हैं। क्या होती है चुनाव में प्रयोग होने वाली स्याही? ये स्याही सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। ये स्याही पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा पर दाग छोड़ देती है। इस स्याही का निर्माण कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एवं वार्निश लिमिटेड द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जो अपने उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है ये सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। ये स्याही पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर त्वचा पर दाग छोड़ देती है। इस स्याही का निर्माण कर्नाटक की मैसूर पेंट्स एवं वार्निश लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले समाचार पन्नों में कुछ टॉपिक्स थे। भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उज्बेकिस्तान का दौरा किया था। भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उज्बेकिस्तान का दौरा किया था। यहाँ पे कुछ जो ऐप डेवलप किए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, सी विजिल ऐप आचार संहिता की मॉनिटरिंग करना है,
PWF दिव्यांग मतदाताओं को वाहन और व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए। समाधान ऐप निर्वाचन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया जाए। सुविधा ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की विभिन्न औपचारिक अनुमतियों के लिए सुविधा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सुगम ऐप, इससे प्रत्याशियों की ओर से उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों की जानकारी आयोग के पदाधिकारियों को मिलेगी। इसके बाद में चलते हैं। आमतौर पर 3 तरह के मतदाता होते हैं, जैसे सामान्य मतदाता, सेवा मतदाता, विदेशी मतदाता। सामान्य मतदाता, कोई भी व्यक्ति मतदाता के रूप में खुद नामांकन करवा सकता है। एक, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन, 18 ईयर्स ओल्ड, 18 वर्ष से अधिक आयु, आंशिक रूप से उस चुनाव क्षेत्र का निवासी हो जहां उसे वोट डालना है। चलते हैं यहाँ पे सेवा मतदाता। भारत सरकार के अधीन सेवा देने वाले मतदाताओं को सेवा मतदाता के रूप में जाना जाता है। जैसे भारत के सशस्त्र बल का सदस्य, सेना अधिनियम एक्ट 1950 के तहत आने वाले सभी बलों के सदस्य, किसी राज्य के सशस्त्र बल, पुलिस बल जो अपने राज्य के बाहर सेवा दे रहा है, भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति जो भारत में सेवा बाहर दे रहा है, जैसे कि पुलिस, आर्मी जिनमें हो रहा है, तो इनके वोट समथिंग 1 महीने पहले या 20 दिन पहले बैलेट पेपर के माध्यम से कलेक्टर ऑफिस में डालते हैं। वहाँ पे जिस भी पार्टी को अपन को वोट देना है वहाँ पे उस पर सील लगाना था, वोल टाइप के बैलेट पेपर, इससे वोट डालते हैं। और चुनाव में सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती की जाती है। इसका विदेशी मतदाता, एक ऐसा नागरिक जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश में अनुपस्थित नहीं है और किसी अन्य देश की नागरिकता भी नहीं ली है, उसे प्रवासी मतदाता के रूप में जाना जाता है। अब चलते परिसीमन पर। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 82 में है। किसी देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य परिसीमन का है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है। भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका, जैसे 1952 में फर्स्ट परिसीमन आयोग, 1962 में सेकंड, 1972 में थर्ड, 2002 में फोर्थ, मतलब हर 10 वर्ष में। यहाँ पे कुछ टाइम लगा दोस्तों। अब चलते हैं राष्ट्रीय दलों की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी एहो हुम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में की गई थी एहो हुम के द्वारा। इसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी है एक जो, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी EMS डांगे के द्वारा। जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, जिसका निशान है कमल का फूल, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है। जिसके बाद में बहुजन समाज पार्टी, खासकर इसका इलाका यूपी है, यहाँ पे यूपी में काशीराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह बुक, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी PS संगमा के द्वारा। इसके बाद में आम आदमी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जो दिल्ली के CM भी है और उनकी 2 जगह सरकार भी है, दिल्ली और पंजाब। इसके बाद में चलते हैं राष्ट्र स्तरीय दलों को मान्यता की शर्तें। यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है, तो इसके साथ किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करता है। जैसे कि कोई भी दल अगर राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता मिलेगी तो इस आधार पर मिलेगी कि वो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 4 सीटें प्राप्त करता है और वैध मतों का 6% उसको मिलता है। अगर 4 सीटें में, अगर 5 में मिला तो नहीं होगा, अगर 4 सीटों में से 6% मत मिलता है तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगा। यदि कोई दल कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2 सीटें 11 सीटें जीत ले, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति 2% सीटें जीत ले, मतलब 11 सीटें जीत ले, कोई दल 3 विभिन्न राज्यों में मिला मतलब 11 सीट जीत ले, तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलेगी। जैसे एक राज्य में 7, एक में 2, एक में 1, इस टाइप से भी जीत लेगा तो उसको मिलेगी। 7, 2, 9, एक में 7 जीत ली, इसमें 2 जीत ली, फिर 2 जीत ली, ऐसी तो उसको मिल जाएगी।
ऑब्वियसली। यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, जैसे कि कोई भी दल है उसको 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है तो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर सकता है। आगे चलते, राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता प्राप्त। दल ने राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल सीटों का 3%, जैसे कोई भी दल ने 3% सीटें जीत ली, जैसे 230 है अपने यहाँ पे, 3% सीट 3 सीटें जो भी अधिक है प्राप्त किया हो। लोकसभा के हुए आम चुनाव में दल ने राज्य की निर्धारित 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर जीत दर्ज कर ली हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 29 है, 29 में से एक जीत ली तो भी उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल सकती है। राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में दल ने वेद मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीटों पर दर्ज की हो। जैसे कि देश में अगर किसी भी पर्टिकुलर राज्य में तो उसकी एक लोकसभा सीट वो जीता हुआ और 2 विधानसभा सीट उसको जीता तो वो राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। राज्य में लोकसभा या विधानसभा के हुए चुनाव में कुल वेद मतों का 8%, कितना 8% मिला हो तो भी कर लेगा, या सीटें जीते या ना जीते। इसके बाद में चलते हैं प्रमुख राज्य स्तरीय दल जो राज्यों में है खासकर, जैसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन 1925 में किया गया था, जो केरल, मणिपुर और तमिलनाडु में है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जो खासकर पश्चिम बंगाल में है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है। मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। शिवसेना 1966 में स्थापना की गई थी इसकी, जो महाराष्ट्र में है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जो आंध्र प्रदेश की है तो तेलंगाना में है। जो चंद्रबाबू नायडू अभी जो सीएम बने आंध्र प्रदेश के, वो टीडीपी के हैं, टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में की गई थी उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के द्वारा स्थापित की गई थी। अखिलेश यादव अभी पिछले कुछ 2 टर्म्स पहले सीएम थे समथिंग। शिरोमणि अकाली दल एसएडी की स्थापना 1920 में की गई थी, जो पंजाब में है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम AIADMK जो पार्टी सुना होगा खासकर, जो 1972 में स्थापना की गई थी, इसकी पडुचेरी तमिलनाडु में खासकर है ये। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना की थी, जो पश्चिम बंगाल में है। ऑल इंडिया मजलिस है इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM 1958 में, जो तेलंगाना में है। बीजू जनता दल BJD 1997 ओडिशा में है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK 1949 पुदुचेरी तमिलनाडु में है, खासकर DMK। जनता कांग्रेस 2016 में स्थापना की गई थी, छत्तीसगढ़ में है। लोक जनशक्ति LJP 2000 में की गई थी, जो बिहार और नागालैंड में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा JM की स्थापना 1972 में की गई थी, जो झारखंड में है। चुनाव आयुक्त TN शेषन ने 1997 में, चुनाव आयुक्त जो TN शेषन ने 1997 राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा और KR नारायण ने इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इनकी प्रमुख पुस्तक है डी जनरेशन ऑफ इंडिया। TN शेषन की पुस्तक कौन सी? डी जनरेशन ऑफ इंडिया। आचार संहिता के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते। आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया वो दिशा निर्देश होता है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना अनिवार्य है। आचार संहिता के द्वारा पार्टियों को कार्य प्रणाली पर नजर रखी जाती है। पहली बार आचार संहिता 1971, कब दोस्तों? पहली बार आचार संहिता 1971 5वीं लोकसभा चुनाव से पहले लागू की गई थी। आचार संहिता से मतदान प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर पाबंदी, सार्वजनिक उद्घाटन और शिलान्यास पर बढ़ता है बैन, किसी भी नए काम या योजना स्वीकृति पर मनाही, सरकार अपनी उपलब्धियों के होर्डिंग्स नहीं लगा सकती, सरकारी वाहनों से निकाल दिए जाते हैं सायरन। इसके बाद में सरकारी भवनों, PM, CM, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरों पर होती है मनाही, सरकार अपनी उपलब्धियों के विज्ञापन मीडिया में नहीं दे सकती, रिश्वत लेना या देना माना जाएगा अपराध, आचार संहिता के नियमों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर किसी के बारे में लिखे या पोस्ट करें। अब चलते चुनावी बॉन्ड्स की ओर। अपन सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदों को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत वित्तीय वर्ष
2017-18 में की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि अभी बॉन्ड्स, चुनावी बॉन्ड्स के चक्कर में बहुत कुछ अभी कुछ घटित हुआ है पिछले कुछ महीनों में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरकार ने पॉलिटिकल पार्टियों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी बनाने के चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत 2017-18 में की गई थी। चुनावी बॉन्ड का प्रयोग किसी भी राजनीतिक पार्टी या संस्था किसी व्यक्ति को पैसा दान करने के लिए किया जाता है। इन बॉन्ड्स की न्यूनतम कीमत 1000 तथा अधिकतम कीमत 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ समाचार पन्नों से कुछ फैक्ट है। 6 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन आयोग ने चुनावों में प्रत्याशियों को व्यय की सीमा में वृद्धि कर दी है। जैसे कोई से भी अगर बड़ा स्टेट है तो वहाँ पे 40 लाख, ये जो पुराना था 28 लाख खर्च कर सकता है एक व्यक्ति चुनाव के दौरान। जैसे होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स, चुनाव प्रचार में, जैसे छोटे राज्य में 28 लाख, पुरानी राशि थी 20 लाख। संसदीय क्षेत्र में 95 लाख नए और पुरानी थी 70 लाख। छोटे राज्य में 75 लाख, पुरानी राशि 54 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। जैसे संसद का अगर एमपी का चुनाव लड़ रहा है, एमएलए का चुनाव लड़ रहा है तो 40 लाख बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में 28 लाख। और एमपी का चुनाव लड़ रहा है तो बड़े राज्यों में 95 लाख खर्च कर सकता है चुनाव के लिए, और छोटे राज्यों में 75 लाख। अब चलते हैं चुनाव के प्रकार। आम चुनाव, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में संसद और विधानसभा हेतु कराए जाने वाले चुनाव। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में संसद और विधानसभा हेतु कराए जाने वाले चुनाव। प्रतिनिधि का चुनाव पूर्ण अवधि के लिए होता है। उपचुनाव, सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्य घोषित होने पर खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराए जाते। प्रतिनिधि का चुनाव शेष कार्यकाल के लिए होता है। जैसे कि अगर सपोज डेट अगर चुनाव हुए अपने यहाँ पे, जैसे कि कोई भी चुनाव हुआ, यहाँ से कोई भी व्यक्ति जीत गया, सपोज डेट अगर 2 साल शासन किया जिसके बाद उसने त्यागपत्र दे दिया, तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे सिर्फ 3 साल के लिए होंगे, वैध होंगे वो जो भी उपचुनाव होंगे। मध्यवर्ती चुनाव, संसद या विधानसभा के सदस्य सामान्य अवधि से पहले ही भंग हो जाने पर मध्यवर्ती चुनाव कराया जाता है। जैसे संसद है या विधानसभा है, समय से पहले ही भंग कर दिए जाते हैं तो मध्यवर्ती चुनाव कराए जाते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए प्रतिनिधियों को सीधे भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित लोगों के द्वारा चुना जाता है। विभिन्न प्रकार के स्थानीय निकाय में नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत आदि शामिल है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 2020-21 में सारिका घारू को मध्य प्रदेश का चुनाव ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सारिका घारू को मुख्य निर्वाचन आयुक्त माननीय श्री राजीव कुमार द्वारा रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित मतदाता महोत्सव 2023 में मतदाता जागरूकता गीत जारी किया गया था। पुराने संस्करण ईवीएम 2005 के मॉडल में अधिकतम 3840 वोट और नए संस्करण 2006 के मॉडल में 2000 वोट डाले जा सकते हैं। 2023 में सचिन तेंदुलकर को भारत का चुनाव एम्बेसडर का आइकॉन नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगी है जानकारी दोस्तों, ये वीडियो अपन जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, जो परीक्षा धाम से कवर कर रहे हैं, जो आपका रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने 2-3 दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।